मेरे क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों की इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक होती चली जा रही है, जिसके लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। व्हाट इज एन इंटरव्यू? साक्षात्कार क्या होता है? आंसर: एन इंटरव्यू इज ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन between two or sometimes more participants to convey the information. साक्षात्कार दो या कभी-कभी अधिक प्रतिभागियों के बीच सूचना देने के लिए एक व्यावसायिक संचार है। In this process, the interviewer asks various questions to the interviewee and gets answers for the public. इस प्रक्रिया में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले से विभिन्न प्रश्न पूछता है और जनता के लिए उत्तर प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2. Who will hear, read and interview at some points in their lives? जीवन में कुछ बिंदुओं मौकों पर किसने साक्षात्कार को पढ़ा होगा? Answer 2. Almost everybody who is literate will have read an interview at some points in their lives. Today, most of the interviews are either printed in the newspapers or magazines or telecasted on televisions, and these means are accessible to every educated person. लगभग हर साक्षर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई साक्षात्कार अवश्य पढ़ा होगा। आजकल अधिकांश साक्षात्कार या तो समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में छपते हैं या टेलीविज़न पर प्रसारित होते हैं, और ये साधन हर शिक्षित व्यक्ति के लिए सुलभ है। क्वेश्चन नंबर 3. What claim might have been made by some people regarding an interview? कुछ लोगों द्वारा साक्षात्कार को लेकर क्या आरोप दाखिल किए जा सकते हैं? Answer 3. Some people might have made quite extravagant claims for an interview as being in its highest form a source of truth and in its practice an art. कुछ लोगों ने साक्षात्कार के बारे में बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण दावे किए होंगे कि अपने उच्चतम रूप में यह सत्य का स्रोत है तथा अपने व्यवहार में यह एक कला है। क्वेश्चन नंबर 4. What is the belief in primitive culture as per the text? अध्याय के आधार पर प्राचीन संस्कृति में क्या विश्वास किया जाता है? Answer. In primitive cultures, it is believed that if one takes a photograph of somebody, then one is stealing that person's soul. आदिम संस्कृतियों में यह माना जाता है कि यदि कोई किसी की तस्वीर लेता है तो वह उस व्यक्ति की आत्मा चुरा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर
5. How do celebrities take an interview? प्रसिद्ध शख्सियतें साक्षात्कार को कैसे लेती हैं? आंसर: Some celebrities admit to interviews and give them honestly, but most of the celebrities take interviews in different negative ways, as giving an interview is losing a part of themselves, as a horror, as a crime, or as an result of them. कुछ मशहूर हस्तियां साक्षात्कार देने की बात स्वीकार करती हैं और ईमानदारी से देती हैं, लेकिन अधिकांश मशहूर हस्तियां साक्षात्कार को विभिन्न नकारात्मक तरीकों से लेती हैं, क्योंकि साक्षात्कार देना स्वयं का एक हिस्सा खोने के समान है। इसे भयावह अपराध या अपने ऊपर हमला मानना है। क्वेश्चन 6. How did Lewis Carroll separate himself from the public and why? लुइस कैरोल ने अपने आप को जनता से कैसे अलग किया और क्यों? Lewis Carroll separated himself from the public by never consenting to an interview. He never met with his fans and followers. He did so because he had the horror of the interviewer always in his heart. Thus, he remained far from the interviews. लुइस कैरोल ने कभी भी किसी साक्षात्कार के लिए सहमति न देकर खुद को जनता से अलग कर लिया। वह कभी भी अपने प्रशंसकों और अनुयायियों से नहीं मिलते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके दिल में हमेशा साक्षात्कारकर्ता का खौफ रहता था, इसलिए वह साक्षात्कारों से दूर रहते थे। Question 7. Who was Caroline? What did she write in her diary? कैरोलिन कौन थी? उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा? Answer. Caroline was the wife of Rudyard Kipling, a prolific writer. In her diary, Caroline wrote on 14 October 1892 that her day was wrecked by two reporters from Boston. She considered the interview as a crime, cowardly and vile. कैरोलिन रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी थी, जो एक विपुल लेखक थे। अपनी डायरी में कैरोलिन ने 14 अक्टूबर 1892 को लिखा था कि बोस्टन के दो पत्रकारों ने उनका दिन बर्बाद कर दिया। वह इस साक्षात्कार को एक अपराध, कायरतापूर्ण और नीचतापूर्ण मानती थीं। Question 8. What was the irony in Saul Below's opinion about an interview? साल वेलो के साक्षात्कार के विचार में क्या विरोधाभास व्यंग था? Answer 8. There was irony in Saul Below's opinion about an interview. Saul Bellow, a playwright and a novelist who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. साक्षात्कार के बारे में साल्वेलो की राय में विडंबना थी। साल्वेलो, जो एक नाटककार और उपन्यासकार हैं, जिन्होंने कई मौक़ों पर साक्षात्कार के लिए सहमति व्यक्त की है, फिर भी एक बार
साक्षात्कार को अपनी सांस की नली पर अंगूठे के निशान की तरह बताया था। क्वेश्चन 9. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर? एक साक्षात्कारकर्ता की क्या स्थिति होती है? आंसर: द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर seems to be in midstream, but today, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Thus, the position of an interviewer has recovered and improved today. साक्षात्कारकर्ता की स्थिति मझधार में लगती है, लेकिन आज साक्षात्कार की कमियों के बावजूद यह संचार का एक अत्यंत उपयोगी माध्यम है। इन दिनों किसी भी अन्य समय की तुलना में हमारे समकालीनों के बारे में हमारी सबसे ज्वलंत धारणा साक्षात्कार के माध्यम से ही बनती है। इस प्रकार साक्षात्कारकर्ता की स्थिति आज ठीक हो गई है और बेहतर हुई है। क्वेश्चन 10. हु वाज अम्बर्टो इको? अम्बर्टो इको कौन थे? आंसर: Umberto Eco was an Italian novelist. He was famed as a philosopher, medievalist, and semiotician also. He was born on 5 January 1932 and died on 19 February 2016. He used to write literary fiction, academic texts, children's books, and newspaper articles. अम्बर्टो इको एक इतालवी उपन्यासकार थे। वे एक दार्शनिक, मध्यकालीन विद्वान और लक्षण शास्त्री के रूप में भी प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ था और 19 फरवरी 2016 को उनकी मृत्यु हो गई। वे साहित्यिक कथाएं, अकादमिक पाठ, बच्चों की किताबें और समाचार पत्र लेख लिखते थे। क्वेश्चन 11. Which were the fields of works of Umberto Eco? अम्बर्टो इको के कार्य के क्षेत्र कौन कौन से थे? आंसर: अम्बर्टो इको's fields of work were very wide. He was a writer and a famous novelist. He was a professor at the University of Bologna in Italy. Before writing fiction, he had been famous as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretation, and medieval aesthetics. अम्बर्टो इको के कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत थे। वे एक लेखक और प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। वे इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। कथा साहित्य लिखने से पहले वे सांकेतिकता, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर अपने विचारों के लिए एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन 12. What was the secret told by Umberto Eco? What was it called? अम्बर्टो इको के द्वारा बताया गया रहस्य क्या था? वह क्या कहलाता था? आंसर: At the interview, Umberto Eco told a secret to the interviewer, Mukund Padmanabhan.
He said that if we eliminate the empty spaces from the universe, eliminate the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as his fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. According to Eco, it was called interstice. इंटरव्यू में अम्बर्टो इको ने इंटरव्यू लेने वाले मुकुंद पद्मनाभन को एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रह्मांड से खाली जगहों को खत्म कर दें, सभी परमाणुओं में खाली जगहों को खत्म कर दें, तो ब्रह्मांड उनकी मुट्ठी जितना बड़ा हो जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी खाली जगहें हैं। इको के अनुसार इसे इंटरस्टिस कहा जाता है। क्वेश्चन 13, हु वाज मुकुंद पद्मनाभन? व्हाट डिड ही आस्क अम्बर्टो अबाउट हिज डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल? मुकुंद पद्मनाभन कौन थे? उन्होंने अम्बर्टो से उनके नियमित शैक्षिक अंदाज के प्रस्थान के बारे में क्या पूछा? आंसर, मुकुंद पद्मनाभन was an editor from the Hindu and the interviewer of Umberto Eco. Mukund asked Umberto Eco about his departure from a regular academic style, if he had consciously adopted an informal approach, or if it was something that just had come naturally to him. मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू के संपादक थे और उन्होंने अम्बर्टो इको का साक्षात्कार लिया था। मुकुंद ने अम्बर्टो इको से पूछा कि क्या उन्होंने जानबूझकर अनौपचारिक दृष्टिकोण अपनाया था या फिर यह कुछ ऐसा था जो उन्हें स्वाभाविक रूप से आता था। क्वेश्चन 14, हु वाज रोलैंड बार्थेस? व्हाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड? रोलैंड बार्थेस कौन थे? वह निराश क्यों थे? आंसर, रोलैंड बार्थेस was a French literary theorist, essayist, philosopher, critic, and semiotician. He was born on 12 November 1915 and died on 26 March 1980. He was frustrated because he was an essayist and not a novelist. Roland wanted to do creative writing one day. He died before he could do so. रोलांड बार्थेस एक फ्रांसीसी साहित्यिक, सिद्धांतकार, निबंधकार, दार्शनिक, आलोचक और लक्षण शास्त्री थे। उनका जन्म 12 नवंबर 1915 को हुआ था और 26 मार्च 1980 को उनकी मृत्यु हो गई। वे निराश थे क्योंकि वे एक निबंधकार थे, न कि उपन्यासकार। रोलैंड एक दिन रचनात्मक लेखन करना चाहते थे। ऐसा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन 15, हाउ डिड अम्बर्टो इको आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड वाई? अम्बर्टो इको स्वयं को कैसे पहचानते हैं और क्यों? अम्बर्टो इको आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द academic community. He considered himself a university professor. He participated
in academic conferences but not in meetings of pen clubs and writers. It was so because through novels he could reach a larger audience which he could not expect from सेमियोटिक्स। अम्बर्टो इको ने खुद को अकादमिक समुदाय से जोड़ा। वह खुद को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानते थे। वह अकादमिक सम्मेलनों में भाग लेते थे, लेकिन क्लबों और लेखकों की बैठक में नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उपन्यासों के माध्यम से वे बड़े दर्शकों तक पहुंच सकते थे, जिसकी वह सांकेतिकता से उम्मीद नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन 16, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज क्या था? आंसर, द नेम ऑफ द रोज was a novel written by Umberto Eco. It was a serious novel. It was a detective yarn at one level, but also delved into metaphysics, theology, and medieval history. The Name of the Rose sold between 10 and 15 million copies. द नेम ऑफ द रोज अम्बर्टो इको द्वारा लिखा गया एक उपन्यास था। यह एक गंभीर उपन्यास था। यह एक स्तर पर जासूसी कहानी थी, लेकिन साथ ही तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास पर भी प्रकाश डालती थी। द नेम ऑफ द रोज की 10 से 15 मिलियन प्रतियां बिकीं। क्वेश्चन 17, हाउ कुड द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज काउंट? द नेम ऑफ द रोज की सफलता को कैसे आंका जा सकता है? आंसर, द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज कुड बी काउंटेड बाय इट्स ग्रैंड सेल्स reaching 10 to 15 million copies worldwide. The publisher was not expecting the sale of more than 3,000 copies in a country where nobody had seen a cathedral or studied Latin, but in the end it sold 2 or 3 million in the US only. Thus, it was an unexpected success. द नेम ऑफ द रोज की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी दुनिया भर में 10 से 15 मिलियन प्रतियों की बिक्री हुई। प्रकाशक को ऐसे देश में 3,000 से ज़्यादा प्रतियों की बिक्री की उम्मीद नहीं थी, जहां किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा था या लैटिन का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन अंत में सिर्फ अमेरिका में ही इसकी 2 या 3 मिलियन प्रतियां बिकीं। इस प्रकार यह एक अप्रत्याशित सफलता थी। क्वेश्चन 18, अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको, व्हाट वाज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल? अम्बर्टो इको के अनुसार उनकी नॉवेल की सफलता का क्या कारण था? आंसर, अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको, द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल द नेम ऑफ द रोज was a mystery. He said that nobody could predict that. He thought that if he had written that novel earlier or 10 years later, it would not have been the same. Why it worked at that time was a mystery. अम्बर्टो इको के अनुसार उनके उपन्यास
द नेम ऑफ द रोज की सफलता का कारण एक रहस्य था। उन्होंने कहा कि कोई भी इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने यह उपन्यास पहले या 10 साल बाद लिखा होता तो यह वैसा नहीं होता। उस समय यह क्यों सफल हुआ, यह एक रहस्य था। क्वेश्चन 19. Why do the celebrities who have become the victim of interviews despite it, साक्षात्कार का शिकार हो चुके प्रतिष्ठित व्यक्ति इसे नापसंद क्यों करते हैं? आंसर: Many celebrity writers dislike interviews because they perceive them as unwanted intrusions into their personal lives. They often feel that such interactions diminish their privacy and reduce their identities to mere public personas, making them feel like victims of the interview process. कई सेलिब्रिटी लेखक साक्षात्कारों को नापसंद करते हैं क्योंकि वे उन्हें अपने निजी जीवन में अनुचित हस्तक्षेप मानते हैं। उन्हें अक्सर लगता है कि इस तरह की बातचीत उनकी निजता को कम करती है और उनकी पहचान को केवल सार्वजनिक व्यक्तित्व तक सीमित कर देती है, जिससे उन्हें साक्षात्कार प्रक्रिया का शिकार होने जैसा महसूस होता है।